So calculate number of alpha and beta particle in the reaction. या इसमें मैं बताता हूं तुमको, और दूसरा थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन मैं बताऊंगा और टफ तुमसे पूछूंगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो, क्योंकि मैं इजी करूंगा तो मैं खुश रहूंगा ना। अपने पास ना यूरेनियम 236 और ये 92, ये नेचर में प्रेजेंट होता है और अपने आप नेचर में धीरे 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 डिकम्पोज होता रहता है। मतलब अगर नहीं, अगर मगर क्यों करना, बाद में बताऊंगा, अभी तो बस ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है बस। और ये लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड में कन्वर्ट होता है। लेड का मास होता है 208 मास नंबर और इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। और ये अल्फा पार्टिकल बनाता है और बीटा पार्टिकल बनाता है। मान लो एक्स अल्फा पार्टिकल है और वाई बीटा पार्टिकल है, तो बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा? ये पूछा अपन से। सपोज करते हैं अपन को क्वेश्चन में पूछा है एक्स और वाई का वैल्यू बताओ, तो कितना होगा? अब एक्स का वैल्यू आ गया अपने पास। देख भाई, अपन को एक बात अच्छे से पता है, इट इज ओनली अल्फा पार्टिकल जिसमें मास चेंज होता है। बाकी कोई ऐसा पार्टिकल एमिशन या आपने एब्जॉर्प्शन नहीं बताया जिसमें एटॉमिक मास में चेंज आता है या मास नंबर में चेंज आता है। इट इज ओनली इन अल्फा पार्टिकल, राइट? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मास में चेंज सिर्फ इसमें आता है, और आप हर बार बताते थे दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे बोलते थे, एंड दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो अपन क्या करेंगे? कंजर्व कर देते। चल देखते हैं। 236 है, इक्वल टू होना चाहिए इधर 208 हो गया, और इधर अपन लिख लेंगे x इंटू 4 प्लस लिख लेंगे अपन y इंटू -1, ऐसे कर लेंगे। सर y इंटू 0 सर 7 आया x। चलो, तुम लोगों को पता चल गया मतलब क्या करने वाला हूं मैं। मेरे पास 28 आया और वो 4x था, तो x का वैल्यू 7 आ गया, है ना? x का वैल्यू आ गया। अब अपन क्या करेंगे? देखो सर, मास तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल में चेंज होता है, लेकिन दोनों जगह कंजर्वेशन होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है। तो चल कर देते हैं। 92 इज इक्वल टू 82 2x प्लस -1 इंटू वाई। एक्स का वैल्यू पता है अपन को 92 82 2 इंटू 7 -y। बोलो y का वैल्यू? 4। लो भाई, आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली बता तो सकते हो किसी भी रिएक्शन में। अब इसके अलावा और ऐसे कुछ क्वेश्चन तो पूछते नहीं है अपन से। हाँ, ऐसे पूछ सकते हैं भाई, देखो मेरे पास एक कंपाउंड है ए, डिकम्पोज होकर बनाता है बी, और ये बनाएगा अल्फा पार्टिकल हीलियम, है ना? तो इसको लिख लेते अपन सी, और डी हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा पार्टिकल। तो अपन से कहा गया देखो भाई, इसमें ना इसका मास नंबर है m n o, और अब इसको ना p कर देता हूं, और इसका मास नंबर होता है 0। वो 0 है, 0 o नहीं है, 0। तो इसको d कर ही देता हूं, और क्या d ऐसे। तो इसको लिखता हूं a, अब d भी ठीक नहीं रहेगा, इसको कुछ और लिख लेगा, x लिख लेगा, a b, अब c और d।
इसको x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, तो इसको y लिखते हैं, इसको m n सर पी क्यू लिख लेते हैं ना। हाँ यार वही मैं सोच रहा था, पी क्यू लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बताओ x और y का वैल्यू कितना होगा? x और y कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? x विल बी रिप्रेजेंटेड एज, और अपन को गिवन है वेयर c इज अल्फा पार्टिकल एंड d इज बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल होगा तो अपन को पता है q की वैल्यू 0 होगी, लेकिन फिर भी अपन को पता है कैसे रिप्रेजेंट करना है। m माइनस n अपॉन p। 4 अब p का अपन वैल्यू 4 नहीं कर सकते, 4 0 कैसे करेंगे? अपन तो ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू n प्लस पी एक्स प्लस वाई क्यू। एक इक्वेशन ये है अपने पास, और दूसरा इक्वेशन अपने पास a इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस वाई डी। ये दूसरा इक्वेशन है। सर हाँ सर क्वेश्चन में दिया है ना सी अल्फा पार्टिकल और डी बीटा पार्टिकल, तो हम लोग को पता है ना 4 और 2 है। हाँ सर। यार चलो मान लेता हूँ, ठीक है चलेगा, क्योंकि मैं चाह रहा था वो भी यूज नहीं करूं कि वो अल्फा और बीटा है और लिखो कैसे होगा। दिस इज अ रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो इसमें अपन को अगर अल्फा और बीटा नहीं गिवन होगा तो क्या करते हैं अपन? हाँ तो ठीक है ना, ऐसे ही लिख लेते और क्या होता है सर, एक्स को लेके सर जनरलाइज करके तो x और y के टर्म्स में दो इक्वेशन आ जाएगा, तो वैसे भी कर अपन सकते हैं। वही करते, बिल्कुल सही बात है। अपन क्या करते हैं ना, इसको इस तरफ ले आते, इसको इस तरफ ले आते, और बाद में अपन क्या करते हैं, इसको वाई डी को इधर लाते और पी से डिवाइड करके एक्स कैलकुलेट करते हैं, एक्स को इसमें डाल के अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x आ जाता, x विल बी इक्वल टू m माइनस वाई डिवाइड बाय p, और इधर कर लेते हैं अपन क्या, इज इक्वल टू वाई क्यू। तो y का वैल्यू ले लेते हैं अपन, और y के वैल्यू को आता तो यहाँ y डाल के x कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ही बात चलता अपने लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो वो बताएगा। पहले जिसने कैलकुलेट किया था वो आंसर्स अच्छे थे लेकिन करेक्ट नहीं थे, ठीक है चलो ठीक है बेटा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा उनको, है वैसे सर लेकिन उसका मोस्ट आंसर है बेटा। सर उसका आंसर भी वेरिएबल्स में आएगा ना फिर? हाँ फिर अपन वेरिएबल्स में, और क्या, वही तो चाहता था मैं, वो लिख के ये लिख के गड़बड़ कर गया ना मैं, मुझे ये भी नहीं लिखना था, तब अपन को मजा आता ना ऐसे कि अपन कहते m माइनस n इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई क्यू। तो एक बार अपन x कैलकुलेट करना है मान लो, तो इसको भी उधर ले जाते हैं, m माइनस n माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई p विल बी इक्वल टू x। ये इक्वेशन 3 था अपने पास, तो x का नंबर ये होता, तो y क्या होता है, तो अपन कहते हैं y इससे कैलकुलेट कर लेते, अब इससे भी x कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों x को इक्वेट कर लेते हैं, तो y आ जाता अपने। तो वो डिपेंड करता है किस फॉर्म में लेना है आपको, किस टर्म में चाहिए आपको, तो वो क्वेश्चन से अपन बता देते हैं। बोलो अगर फिर भी कोई डाउट है तो। यस तो अपन वैसे बता सकते थे, किसी को डाउट है तो बोलो। और अगर ये लिखा हुआ है तब तो अपने लिए बहुत इजी हो गया, C इज अल्फा पार्टिकल, तो ले भाई C कहाँ लिखा हुआ है, इधर, इधर सीधा लिख देंगे अपन एटॉमिक नंबर ना, जैसे इधर है अपन को पता है A और B, तो अपन क्या कर देते, अगर ये लिखा था, अगर ये अपन को गिवन है तो बहुत इजी हो रहा ना फिर, तो फिर अपन क्या करेंगे, m n अपन को पता है ये अल्फा पार्टिकल, तो p इंटू p का वैल्यू 4 गिवन हो गया ना फिर तो, 4x हो जाएगा। और q इज इक्वल टू गिवन है ना अपन को 0 अल्फा पार्टिकल के लिए, और फिर अपन को c का वैल्यू पता है ना अपन को 2, और d का वैल्यू पता है ना -1। सब्स्टिट्यूट कर लेते तो सब इजी हो गया था ना फिर कुछ बचा ही नहीं था कैलकुलेट करने के लिए, आपने सब कुछ तो बता दिया, ABC के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलेगा? यस सर। दौड़ेगा, बिल्कुल समझ में आ गया अपन को। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना अपन से नंबर्स ही पूछ लेते हैं, बताओ कितने अल्फा पार्टिकल लिमिट करेंगे, जैसे अपने पहले पूछा लिखा रहा था ना वैसे, लेकिन कभी कभी वो ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर, स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देंगे तो ठीक रहेगा। चलो अब अपन पता, अब अपन को पढ़ना था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
अब अपन ये पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है और न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी में हमें हमें क्या अज्यूम करना है, हमें कैसे पता कि न्यूक्लियस स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वैसे तो अपन n/p रेशियो से बता सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, कि कितने न्यूट्रॉन हैं कितने प्रोटॉन हैं, उससे अपन स्टेबिलिटी बता सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने चाहिए, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। बट अपन को एक बात पता है कि एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है the energy liberated when the nucleons are binded together in the nucleus। तो अपन पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखने के पहले अपन एक बात लिख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होता है the energy liberated when nucleons, हम सबको पता है क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन are binded together with each other, are binded together with each other, are binded together with each other, that is the binding energy। ठीक है, उसको कहेंगे अपन बाइंडिंग एनर्जी। अब अपन एक बात कहेंगे सर ये बाइंडिंग एनर्जी है क्या, एक्चुअल में मतलब समझ में नहीं आया। तो अपन कहेंगे देखो भाई, न्यूक्लियस का कुछ तो मास ऐसा होता है जो लॉस्ट होता है जब वो न्यूक्लियन एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, तो आप उसको मास डिफेक्ट बोलो। जितना ज्यादा, क्योंकि होता क्या है ना, न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होना चाहिए अगर हम उसमें जितने, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं तब अपन को अच्छे और अच्छे से समझना है। मैं एक पार्ट और लिख रहा हूं, मास डिफेक्ट, मैं दोनों को कंबाइन करके ना आपको समझा दूंगा। मास डिफेक्ट, इसको मैं डेल्टा एम से डिनोट करूंगा। तो द मास ऑफ द डिफरेंस इन मास ऑफ sum of the mass of neutron and nucleons and mass of stable nucleon, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना उसको अपन मास डिफेक्ट कहते हैं। चल देखते हैं, कैलकुलेट करके एक एग्जांपल लेते हैं, अपन को सारा पार्ट क्लियर रहेगा। एक्चुअली मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ अपन ज्यादा ही पढ़ेंगे उतना अपने सिलेबस में कम ही होगा बाद में, लेकिन ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से। सर ये मास डिफेक्ट नहीं समझा क्या अरे रुक जाना, बोल तो रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिनट तो रुक। देख अब अपन एग्जांपल ले रहे हैं फॉर सोडियम, और सोडियम एटम। किसी को बताने की जरूरत नहीं अपन को कि सोडियम इज दिस इज 11, दिस इज 20। किसी को बताने की जरूरत नहीं है दैट न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। अपन कहेंगे आप इलेक्ट्रॉन लिखो ही मत, रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा कि देखो भाई मास डिफेक्ट, आपने कहा डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम होता है सम ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड प्रोटॉन माइनस मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर, ये होता है। ठीक है, तो क्या, चल कैलकुलेट करके देखते हैं। डेल्टा एम फॉर सोडियम एटम, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू
कितने न्यूट्रॉन है? 12 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, प्लस प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू, अब कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है, सो 11 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg. This is the mass of individual न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. अगर मैं ऐड करूंगा तो इतने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. और सोडियम के न्यूक्लियस का मास कितना होता है? 23. तो लिखो 23 AMU. 23 AMU मतलब इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये केजी में है ना. 1.666 इंटू 10⁻⁻27 kg. आप देखो डेल्टा एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया. देयर इज अ मास. अब देखो मैंने क्या लिखा. The difference in the mass of some of the nucleons and the stable nuclei. न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूक्लियर होते हैं? दोनों मिला के 23. चलो मास देख ले. एक एटम का मास कितना है? एक न्यूक्लियस का मास 23 AMU. अपन ने केजी में कन्वर्ट किया. आप अगर इसमें देखोगे तो आपको मास डिफेक्ट दिख रहा है. डेल्टा एम इज ग्रेटर देन 0. यस सर, यस सर, बट बहुत छोटा दिख रहा है. चलेगा ना. देखना, देखो डेल्टा एम इज ग्रेटर देन 0. इफ अब इससे ना मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं. डेल्टा एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर. मतलब जब इतना मास डिफेक्ट होगा तो कितना एनर्जी यूज हो गया होगा न्यूक्लियंस को उस न्यूक्लियस में बाइंड करके रखने के लिए. दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग. ये डिफरेंस से तो बाइंड अप होगा. इसका मतलब है एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. ये तो कांस्टेंट होता है. इसका मतलब हुआ जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी. सर आप रिपीट कर सकते हो? अपन ने कहा जितना ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा ना. यस सर, होना चाहिए ये मास है. ये मास जितना ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मास यूज्ड हो गया टू बाइंड अप द न्यूक्लियस. ओके सर. जितना ज्यादा मास यूज होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी. और बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी लिबरेटेड. इट्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना. स्टेबल न्यूक्लियस. इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी जो होगी दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा. जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी. और जितनी ज्यादा एनर्जी बाइंडिंग में यूज होगा बाइंडिंग एनर्जी, ये जो मास डिफरेंस है यही तो यूज हुआ बाइंडिंग एनर्जी के लिए. भाई होना चाहिए था इतना, है इतना. इसका मतलब बाकी डिफरेंस कहां है? वो न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए एनर्जी के फॉर्म में यूज हो गया वो मास जो इसमें डिफरेंस आ रहा. मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये है ना मास डिफरेंस. तो अपन कहेंगे ठीक है, therefore binding energy is directly proportional to delta. ठीक है. अगर मुझे डेल्टा एम पता है तो मैं बता सकता हूं डेल्टा एम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा. सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी. कितना एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी. कितनी एनर्जी लिबरेट हुई? जितना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा उतना ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी. उतना ही ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, उतना ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा मास डिफेक्ट. मतलब मास डिफेक्ट पता है तो बाइंडिंग एनर्जी पता है, बाइंडिंग एनर्जी पता है तो मैं बता सकता हूं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी न्यूक्लियस ज्यादा या डेल्टा एम ज्यादा. और अगर अपन को गिवन है इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 AMU. अपन सबको पता है व्हाट इज 1 AMU. देन बाइंडिंग एनर्जी 941.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब अगर बाइंडिंग एनर्जी 1 जो मास है, मास डिफेक्ट अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट भी हो जाए
तो 9:30 9:49 सॉरी क्या पढ़ने गड़बड़ किया। एक्चुअली उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था मच्छर काट गया रुकना यार। सर 931.48 मेगा 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है बेटा अपन ने, ठीक है। ओके सर। मैंने रिपीट भी कर दिया ना इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर 41 कर लिया था। सर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके हाँ कन्वर्ट करो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो मर्जी चाहे कन्वर्ट करो, हमने तो बताया है। अब क्या होगा ना, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर कौन कैलकुलेट करता है ये सब, सीधा बताओ कितना मास डिफेक्ट है, और सीधा बताते हैं 1 AMU इतना, तो बताओ जितना मास डिफेक्ट है उतना कितना। सर कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ से मल्टीप्लाई कर ले। सर वो बहुत ज्यादा एनर्जी है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। तो अपन बता सकते हैं दैट इज, तो एक बात है, एक कंसेप्ट अपन को ये पता चल गया कि बाइंडिंग एनर्जी अपन कैसे बता सकते हैं। अपन बाइंडिंग एनर्जी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास डिफेक्ट। तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को मैं बता सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस स्टेबल ज्यादा है, और बाइंडिंग एनर्जी कैसे बताऊंगा, कैलकुलेशन से। Stability of nucleus can also be calculated by of nucleus can also be calculated by neutron proton ratio, proton ratio इसको अपन कहेंगे n/p ratio. It is calculated by n/p ratio. ठीक है, it is calculated by n/p ratio. मेनली तो अपन इसी से डिस्कस करते हैं n/p ratio. पॉइंट 1 में लिखेंगे, if n/p is equal to 1 then nucleus is stable. Stable nucleus. And if n/p is not equal to 1, unstable nucleus. अब not equal to 1 में greater than 1 भी हो सकता है, less than 1 भी हो सकता है, unstable. एक और बात अपन इसमें लिख सकते हैं, चलेगा, सेकंड पॉइंट में लिख देंगे। तो मैं सोच रहा था यार कहाँ लिखना चाहिए वो पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखना है ना, क्योंकि अपन तो ये देखेंगे हमें क्या जरूरत पड़ेगा, अपन तो उसके हिसाब से लिखेंगे। As the atomic number increases, the increase in number of neutron increases, the increase in number of neutron is more as compared to number of proton. In number of neutron is more, जैसे अभी तो सोडियम में देखा न्यूट्रॉन ज्यादा थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन is more than proton. So n/p greater than 1. As the n/p becomes greater than or equal to 1.3, greater than लिख लेते 1.3.
एक मिनट रुकना, पर ना इसको इधर लिखते हैं नीचे। इफ n by p is equal to 1 to 1.1, अगर 1 to 1.1 है ना तो भी अपन स्टेबल न्यूक्लियर। सर ये करेक्ट फिगर्स हैं या राउंड ऑफ? अपन ये बोल रहे हैं कि भाई करेक्ट फिगर्स है। ओके। If n by p is less than or equal to 1.3, 1.5, nuclei is unstable, but the element is not radioactive. Nuclei is unstable. But element is not radioactive. But element is not radioactive. और लिख भी दिया, लेकिन अगर 1.3 से ज्यादा है element is radioactive. If n by p greater than 1.53, then element is radioactive. तब आप उस एलिमेंट को रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोलेंगे और हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा एमिशन जनरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही एमिट करते हैं। वैसे तो अपन फिजिकली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ इसमें क्या होगा, अल्फा होगा तो क्या बनेगा, लाइक दैट। लेकिन अपने आप अगर कोई एलिमेंट अपने आप अल्फा एमिशन शो करेगा तो पक्का रेडियोएक्टिव होगा, वरना आर्टिफिशियली तो अपन कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आपने तो एग्जांपल मुझे कॉपर से दिया था, लास्ट क्लास में लास्ट एग्जांपल देख लो, आपने कॉपर से दिया था। यस ठीक है, अब अपन थर्ड वाला पॉइंट लेते हैं। n by p ratio is equal to 2, that is maximum। अब इससे ज्यादा और क्या फॉर ट्रिशियम, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही होता है भाई। अब ऐसा एलिमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना जिसमें न्यूट्रॉन डबल हो प्रोटॉन से। अब ट्रिशियम ही हो सकता है, क्योंकि ट्रिशियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। सर एक ही है क्या? हम्म? सर हाँ, मतलब ट्रिशियम देखना, एक ही है? अब हाँ, अब ट्रिशियम, अब ट्रिशियम एक ही होगा रेडियोएक्टिव, वो तो फिर भी मतलब हाँ बोलो। मतलब उसके सिवाय किसी और एलिमेंट का n by p is equal to 2 आ हो रहा ही है नहीं क्या? सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, उसी का है बस, हो ही नहीं सकता। किसी का आइसोटोप? हाँ सर, किसका आइसोटोप? किसका बनाओगे भाई, किसका बनाओगे? प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे ना, न्यूट्रॉन डबल कैसे कर पाओगे? हाँ सर। अब एक बार सोच, Yes, इसमें sir. न्यूट्रॉन पर डबल थोड़ी कर सकते हैं कि ये 24 कर दो न्यूट्रॉन और फिर 11 प्रोटॉन भी डालो और उसके बाद 11 उधर भी लिखो, पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। नहीं पॉसिबल नहीं, तो वही है बस। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहे हो आप कि 1.53 से ज्यादा से लेके 2 तक सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बिल्कुल सारे के सारे रेडियोएक्टिव। ठीक है, अब अपन n by p रेशियो देख लेते हैं, और है n by p रेशियो अपन डायग्राम से देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं। मैं इसको हटा, सर वैसे वो क्यों होता हाँ? है n by p रेशियो अगर 1.53 से बड़ा हुआ तो एलिमेंट रेडियोएक्टिव है, उसके पीछे का रीजन है क्या? उसमें न्यूट्रॉन जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे ना। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो अपन ने देखा ही था। यस तो अब एक बात है, अगर 1.53 से भी ज्यादा है मतलब न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है, उनकी प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर न्यूक्लियर अपने आप को ब्रेक करना शुरू कर देगा, ओके सर। तो वो रेडियोएक्टिव होते हैं। और वो
उसमें आप लिख भी सकते हो, ये ना ग्रेटर देन, ये ना अपन ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, therefore all elements with atomic number greater than or equal to 83 are radioactive. Atomic number 83 of bismuth, ये 83, atomic number of bismuth is equal to 83. सर लास्ट 5 मिनट में क्या बोला, रिपीट करोगे? लास्ट लास्ट 1 मिनट में वो, जो कहा उसको रिपीट कर दें। हाँ सर वो ट्राइटियम, उसके बाद उसमें मैंने लिखा था लास्ट 5 मिनट में विथ ईच अदर, को परेशान करो। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, पता नहीं सर वो n by p इक्वल हाँ टू हाँ 2 हाँ उसके मुझे बाद। पता है, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। लेकिन चलो n by p रेशियो अपन पढ़ रहे थे बेटा, देख n by p रेशियो अगर 1 या 1 के आसपास है ना, 1 to 1.1 है ना, अपन कहेंगे स्टेबल न्यूक्लियर, अपन को कुछ नहीं करना है इसमें, वो स्टेबल है, वैसे ही पढ़ा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला उसको। अपन कहेंगे अगर n by p रेशियो ना 1 से ज्यादा है, 1.1 से 1.53 तक, तो अपन कहेंगे सर ना इसमें कुछ कुछ एमिशन तो हो ही जाएगा स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि n by p रेशियो जिनका 1 होता है वही स्टेबल न्यूक्लियर होता है। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन ज्यादा, न्यूट्रॉन ज्यादा रहा होगा प्रोटॉन से। कुछ ऐसा करो ना जिसमें या तो प्रोटॉन बढ़ जाए या न्यूट्रॉन कम हो जाए, तो ये 1 की तरफ आ जाए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन कहेंगे सर अगर n by p रेशियो इज इक्वल टू 1.54 हो गया या 55 हो गया, तो अपन कहेंगे ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। 1.5 का मतलब ये हो गया कि मतलब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, 1.5 टाइम्स हो गया ना इसके कंपैरिजन में। अगर ये बहुत ज्यादा है तब तो उस केस में न्यूक्लियस को काफी ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि n by p 1 होता है तो कहते हो आपकी वो स्टेबल। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, n by p रेशियो अगर 1.55 या 1.53 से ज्यादा होगा तो फिर उसमें स्टेबिलिटी के लिए अपन को रेडियो एक्टिविटी शो करना पड़ेगा, जिसमें अपन न्यूक्लियस तोड़ेंगे, अल्फा एमिशन करेंगे, और जब अल्फा होगा तो बीटा कंपलसरी होगा, और बीटा होगा तो गामा होगा। एक बार में एक ही टाइप का एमिशन होता है, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा या गामा। अगर अल्फा एमिशन होगा तो बीटा कंपलसरी है, बीटा होगा तो गामा कंपलसरी है। अगर बीटा होगा तो अल्फा कभी नहीं होगा। समझा नहीं। नहीं समझा? हाँ सर, नहीं मैं भी नहीं समझा, रुक जा अभी 1 मिनट। मुझे लगा लास्ट टाइम बताया था ये, इसलिए मैंने बोल दिया, फिर याद आया कि नहीं नहीं ये तो AP2 बैच को पढ़ाया। पता AP2 बैच से अपन, अब AP2 बैच अपन से आगे निकल गया है। AP2 बैच आगे चल रहा है, ये समझ में नहीं आई बात मेरी। चलो देखते हैं, मैं क्या बोल रहा था, अपन ग्राफ से देखते हैं, उसमें मैं काफी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। देखते हैं, मैंने शायद वो नहीं बताया, उनको बताया होगा, देख लेते हैं। पता n by p को अपन ऐसे लिखते हैं, n by न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लिखना है। ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो सर आपने कहा कि अगर n by p इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि इनमें ग्राफ अगर बनाना है तो 45 डिग्री पे बना दूंगा ऐसे, तो n by p 1 हो जाएगा। अगर न्यूटन प्रोटॉन 1 होगा तो ऐसे होना चाहिए ग्राफ, n by p इज इक्वल टू 1। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर अपन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो एटॉमिक नंबर 20 तक ना ज्यादा चेंज नहीं आता, n by p इज नियरली 1। नेग्लिजिबल चेंज होगा तो अपन को समझ में भी नहीं आएगा। up to atomic number 20, n by p is nearly 1.
तो मैं लिखूंगा कि भाई फिर इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ कोई नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे ग्राफ नहीं चाहिए। मुझे ग्राफ में मतलब सिर्फ पैटर्न चाहिए कि आप ग्राफ कैसे बनाओगे, मुझे नंबर नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि फिर मैं बाद में लिख दूंगा। आप जहां से टर्न करोगे वहां से मुझे पता चल जाएगा आप क्या करने वाले। मैं कहूंगा शुरू में ना जब एटॉमिक नंबर कम होता है ना तो n बाई पी भी 1 होता है, हाइड्रोजन में तो होता भी नहीं। जैसे जैसे अपन कहेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ता है प्रोटॉन के कंपैरिजन। मतलब न्यूट्रॉन जो इंक्रीज होंगे ना वो ज्यादा इंक्रीज होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन। तो n बाई पी क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर अगर बढ़ेगा तो वो इस लाइन से नहीं फॉलो करेगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये n बाई पी 1 है, लेकिन यहां पर n बाई पी इज ग्रेटर देन 1। n बाई पी इज ग्रेटर देन 1। अब ऐसा नहीं होता कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट यहां तक आपने 20 लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर तो 1 ही लिखा आपने n बाई पी यहाँ तक, फिर उसके बाद आपने डेविएशन लिखा। तो होता क्या है, कोई एलिमेंट इधर आ जाएगा, कोई एलिमेंट इधर आ जाएगा, कोई एलिमेंट इधर आ गया, कोई एलिमेंट इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर कोई एलिमेंट इधर आ गया, ऐसे फिर इधर आ गया, इधर आ गया। तो ऐसे ना एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं मैं 20, 21, 22, 23, 24 लाइक दैट, 60, 70, 80, 83, 84, 85 ऐसे। अब अपन कहेंगे सर ऐसे एग्जैक्टली तो एक ही लाइन पे तो आ नहीं रहे, तो दर दर दिख रहे हैं हमें, सारी की सारी ऐसे मक्खिया टाइप पे घूम रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे नहीं नहीं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक बेल्ट जैसे बना देते हैं अपन ऐसे कि वो इस बेल्ट के अंदर ही रहते हैं। डेविएशन जहां से डेविएशन शुरू किया अपन ने वहां से बना, ये एटॉमिक नंबर 20। अब मैं इसको भी इसलिए नहीं लिखना चाहता था कि 20 लिखें या ना लिखें, क्योंकि उससे भी अपन को क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा नहीं यार अपन को 20 यही लिखना पड़ेगा, ये वो मैं वो नहीं चाहता, थोड़ा बेल्ट जैसे दिखे। और ये भी अपन को दिखे n बाई पी इज इक्वल टू 1। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर n बाई पी रेशियो इधर इस बेल्ट में और भी एलिमेंट ऐसे, क्योंकि अपन को 80 मतलब 118 तक हो गए तो एलिमेंट, तो काफी सारे एलिमेंट है अपने पास। अपन क्या बोलेंगे, n बाई पी रेशियो यहां तक तो 1 रहा, इसके बाद डेविएट होना शुरू हो गया 1.0102 लाइक दैट ना, ऐसे शुरू हो गया। और यहां तक मेरे पास क्या आया ना, n बाई पी इक्वल टू 1.5। उसके बाद n बाई पी 1.53 से भी ज्यादा हो गया। n बाई पी लेस देन 1 नहीं हो सकता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता, हम बना देंगे, नहीं हो पाता, प्रोटॉन डाल डाल के बना देंगे, न्यूट्रॉन उतने ही। वो प्रोटॉन डाल डाल के कैसे बना दोगे, हाँ तो अपन को पता है ना, बताया था मैंने एक्सरेज, प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कैप्चर उन एलिमेंट में होगा ना n बाई पी लेस देन 1, जिनमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूट्रॉन से। चलो पहले अपन इसकी बात करते हैं। मेरा मतलब ये था अगर n बाई पी इससे ज्यादा है तो दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, n बाई पी से कम है तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, n बाई पी इज इक्वल टू 1 है तो स्टेबल। मुझे बस इतना बताना है, अगर n बाई पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियर बनाने के लिए अल्फा मिशन इज कंपल्सरी। अल्फा मिशन इज कंपल्सरी। अगर 1.53 से कम है या 1.53 है तो बीटा इज सफिशिएंट, सिर्फ बीटा मिशन से काम चल जाएगा। दे आर नॉट रेडियो एक्टिव ना, रेडियो एक्टिव होगा तो न्यूक्लियर अपन चेंज करेंगे।
रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही अल्फा मिशन करते हैं, बस सारे एलिमेंट नहीं करते अल्फा मिशन, ओनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन शो अल्फा मिशन। और n/p अगर 1.1 से छोटा है तो उसमें बीटा की भी जरूरत नहीं है, इट्स स्टेबल। अगर n/p लेस देन 1 है तो अपन कहेंगे चलो प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, ये न्यूट्रॉन कम कर लेते, तो अपन कहेंगे ठीक है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, क्योंकि इसमें n/p 1 ज्यादा होने का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, ये तो सर न्यूट्रॉन आप का नंबर रिपीट बढ़ा, कर सकते हैं? ये तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ा, इधर प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन का, तो कैसे कैप्चर कर ले। या फिर अपन पॉजिटिव नोटेशन, या फिर अपन पॉजिटिव नोटेशन। अब अपन ये देखते हैं, ठीक है चलो अपने को बताया, मतलब इसका मतलब ये हो गया एक बार में एक ही टाइप का मिशन होता है, वन टाइप ऑफ emission can take place at a time। अब एक बात देखना, अगर n/p का वैल्यू 1.53 से कम है तो अल्फा तो हो गई, जरूरत ही नहीं उसकी, फिर बीटा। अगर अल्फा होगा तो फिर बीटा भी होगा, मतलब पहले अल्फा हो जाएंगे उसके बाद बीटा शुरू होंगे और बीटा के बाद गामा, मतलब अगर अल्फा मिशन होगा तो बीटा गामा कंपलसरी, अगर बीटा होगा तो गामा कंपलसरी। सर बोलो। सर वो n/p लेस देन 1 वाला जो पार्ट है वो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? कर देंगे ना, क्या प्रॉब्लम। सो अपन ने लिखा अल्फा मिशन ना, सो इफ अल्फा टेक प्लेस then beta and gamma is compulsory। If beta take place, gamma is compulsory, but alpha will not take place। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी अगर अपन कहेंगे भाई n/p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अपन क्या चाहते हैं, मींस न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, और अपन चाहते हैं n/p 1 हो जाए, क्या करें, तो अपन कहेंगे ग्रेटर देन 1 न्यूट्रॉन्स है को कम कर, तो प्रोटॉन को ज्यादा कर दो, कैसे, बीटा मिशन कर दो, बीटा मिशन से एक प्रोटॉन बढ़ जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। बोलो। सर वो n/p लेस देन 1। अगर तो जा ग्रेटर देन 1 तो करवा दे पहले। अब अगर मान ले अपन ने कहा n/p is less than 1 means n is less than p। If n is less than p, what does it mean? भाई प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर से क्या होता है, तो बताया था ना आपने लास्ट कि अगर प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से तो फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
तो एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करके न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो 1 की तरफ जाएगा। अभी ये ज्यादा है, वो कम है। मतलब अगर 2/5 है अपने पास, तो अपन इसको एक कम करके इसको एक बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 1 के पास जाए। पक्का ना? या फिर अपन प्रोटॉन कम करने का मतलब ऐसे कोई भी प्रोसेस कर दो जिसमें प्रोटॉन कम हो जाए, और प्रोटॉन कम होगा तो न्यूट्रॉन में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात। पक्का ना? यस सर। और अगर किसी को डाउट होगा तो भाई वो भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि उसने यस सर बोल दिया। सर हम उसे सर बोलो। हम फॉर स्टेबिलिटी का जो सर n/p लेस देन 1 है सर, हम उसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर पॉजिट्रॉन वाले से भी कर सकते हैं क्या? मतलब वही तो पॉजिट्रॉन किया, वाला होगा क्या? वही ओके तो सर। किया। और सर बता। सर सॉरी सर, नहीं सर समझ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई। सर हाँ बोलो। सर वो n/p इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में आपने बोला था कि बीटा एमिशन करें, तो तो n वो बाई पी ग्रेटर नेचुरली देन होता 1 मतलब अपन ये करें कि ग्रेटर देन 1 कितना ग्रेटर देन 1, ये भी तो बताओ। तो अपन ने लिखा क्या कि अगर 1.1 के आसपास है तो अपन को कुछ करने की जरूरत, राइट? यस सर। तो सर एक, तो वो बोलो बोलो। सर वो नेचुरली होता है, हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं बीटा एमिशन? नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, चल करते ओके हैं। सर। लिखते हैं ना, देख अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलो देखते हैं। अब भाई देख लो, अपन मतलब सही बोल रहे हो तुम, मतलब जो पूछ रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अपन एक बार थोड़ा देख लेते हैं अपन, है ना? अपन अगर देखेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? अपन देख, अगर अपने पास यूरेनियम है, मैं इसको थोरियम में कन्वर्ट करता हूँ। थोरियम होता है 234 और ये होता है 9। अब ये हो जाएगा 11। अपन ने न्यूक्लियस तोड़ दिया। अब जरा इसमें n/p रेशियो कैलकुलेट करो और इसमें n/p रेशियो कैलकुलेट करो जरा। इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं वो देखो। हाँ जी भाई, कैलकुलेट मत करो, यही देख लो, मेरे से ही देख लो। ठीक है, देखो। अब तुम लोग कैलकुलेट मत यस करो, लिख लो, बाद में अपने आप देखते रहना, बहुत सारे रिएक्शंस में पता क्या हो रहा है। हाँ सर वही है। अगर अपन सिर्फ अल्फा मिशन करेंगे ना तो n/p बढ़ता है, और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना यूरेनियम जैसे, तो इनके न्यूक्लियस को तोड़ना जरूरी है। जब इनके न्यूक्लियस टूटेंगे तभी ये स्टेबलाइज होते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि थोरियम बन गया ना, अब अल्फा मिशन करते हैं, क्योंकि हमने पहले तोड़ के उसको अनस्टेबल बना। अब करते हैं, मतलब अल्फा एमिशन से इस केस में अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई। बढ़ गई तो ये थोरियम क्या करेगा, और किसी में प्रोटोनियम में कन्वर्ट होगा, वो किसी और में, वो किसी और में, लास्ट में जाके लेड बना के स्टेबल होता है। लेड का जो n/p है वो लेस देन 1.5, राइट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं एग्जांपल लेके, भाई अलग अलग एग्जांपल लेके अपन ऐसे बता सकते हैं व्हाट इज n/p रेशियो फॉर दिस। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अपन को किसी को डाउट नहीं। ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है जो अपन से पूछेंगे। अब इसमें ना अपन क्या करते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन और पढ़ लेते हैं। बाकी रेडियो एक्टिविटी का पार्ट जो है ना, वो मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा 12th क्लास में। अब मुझे बस 10 मिनट और दो तुम, ताकि ये चैप्टर को बाइंड अप हो जाएगा। अपन को बस डेफिनेशन ओके पढ़ना है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, उसके बाद अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे। और इसमें मैं कुछ रिएक्शंस, हाँ बोलो। एक
हाँ बीच में 10 मिनट का break। पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, बोलो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया यार। सर बीच में 10 मिनट का ब्रेक। बीच में 10 मिनट का ब्रेक? यस सर। सर नहीं दिया तो भी चलेगा। ये बताओ, ये विशाल है या विशाल है? बोलो। सर विशाल। विशाल, चलो ठीक है, विशाल मान लेता हूँ। मुझे तो लग रहा था जब से विशाल है, जिस दिन मिलेगा ना उस दिन होगा विशाल। ठीक है, चलो, ये ब्रेक ब्रेक नहीं होने वाला है। 2 घंटे की क्लास में क्या ब्रेक लेना है यार। चलो देखते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो पहले अपन न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लेते हैं, या फिजन पढ़ लो, क्या फर्क पड़ेगा। चलो भाई, फिजन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लिखोगे। न्यूक्लियर फिजन होता है, लिखो, the process of splitting, the process of splitting of heavier nuclei, the process of splitting of heavier nuclei, the process of splitting of heavier nuclei into smaller nuclei, into smaller nuclei by the bombardment of neutron, by the bombardment of neutron, by the bombardment of neutron is called nuclear fission. ठीक है, अब बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन में अपन से, चलो पहले प्रोसेस लिखते हैं, फिर देखते हैं कि तुमसे क्या पूछ सकते हैं। यूरेनियम 235 है मेरे पास, भाई ये अनस्टेबल होता है और रेडियोएक्टिव भी होता है। इसको अपन बम्बार्ड करेंगे किसके साथ? इसको हिट करते हैं न्यूट्रॉन के साथ। जब ये न्यूट्रॉन से हिट करेगा तो ट्रिगर हो जाएगा, है ना। भाई हम क्या करते हैं, जो यूरेनियम बॉम्ब होते हैं ना, एटॉमिक बॉम्ब, उसमें इसको बनाते हैं एटॉमिक बॉम्ब में, और न्यूट्रॉन को एक पिन से अपन लगा के रखते हैं, कि न्यूट्रॉन को लगा के रखते हैं कि जैसे ही अपन को न्यूट्रॉन ब्लास्ट करना है ना एटॉमिक बॉम्ब, वो न्यूट्रॉन छोड़ देंगे। जो मिसाइल होगी ना, उसमें अपन एक कुछ ऐसे बनाएंगे जेट टाइप का, कि वहां से अपन न्यूट्रॉन छोड़ेंगे, वो न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम 235 को कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो सर अनस्टेबल तो न्यूक्लियर उतने में से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है? बिल्कुल, आपको पता तो है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में क्या हो जाएगा। इधर तो बहुत कुछ करने वाले हैं। तो जब ये बॉम्बार्ड होके ब्रेक होगा ना, तो इट विल ब्रेक इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब वो हीलियम वाला न्यूक्लियस नहीं, सीधा बेरियम और क्रिप्टॉन टाइप न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, और इसमें से न्यूट्रॉन्स वापस आते हैं, और ये न्यूट्रॉन वापस दूसरे यूरेनियम को फिर हिट करेंगे। मतलब ये न्यूट्रॉन खत्म नहीं होते, हमें एक ही बार न्यूट्रॉन को हिट करना होता है, हमें बार बार न्यूट्रॉन्स वहां से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई ये तो होता है 56, ये होता है 36, 92, ये होता है 140, और इसमें न्यूट्रॉन आते हैं 3, तो 143 और 236 माइनस करना है, तो इधर अपन लिख लेंगे कितना, 53 या 63। देखो भाई कितना आ रहा है, सम करके जितना आएगा वो लिख देना भाई। 143 हो गया, 143 उधर 236 था, कितना आया डिफरेंस अपने पास? आ गया 93। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा था कि तुम खुद ही लिखो, मुझसे ना पूछो। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, 3 अलग अलग यूरेनियम को हिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, 3 अलग अलग पार्टिकल को हिट करेंगे। तो अब 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जैसे एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन बन गए, तो 3 न्यूट्रॉन अब किससे रिएक्ट करेंगे, 3 यूरेनियम से, तो 9 न्यूट्रॉन बनेंगे। 9 न्यूट्रॉन फिर 9 यूरेनियम पार्टिकल से रिएक्ट करेंगे, तो वो 9 3 27 बना देंगे न्यूट्रॉन। That's a chain reaction. Got my point, ना? That's a chain reaction.
चलो अब आगे लिखो। सर क्या आप ये बता सकते हो फिर से? सर ये समझा नहीं अभी आपने जो बोला। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ये सर बोला। आपने बोला। हाँ सर वो न्यूट्रॉन वाला। अबे देखना, ये 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वहां से वो 3 यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेंगे ना फिर। हाँ सर। तो इससे फिर 3 न्यूट्रॉन आ गए, इससे भी 3 न्यूट्रॉन आ गए, इससे भी 3 न्यूट्रॉन आ गए, तो अब कितने हो गए? 9 हो गए ना। ओके सर समझ गया। हाँ सर। ठीक है। सर मतलब अच्छा वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा हाँ मतलब होते हाँ, जाएगा। मैं लिखता भी, लेकिन मैंने कहा चलो उसको रहने दो, तुम लोग अपने आप ही लिख लो, वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में बना लो। चलो आगे लिखो। द सम ऑफ द मास, the sum of the mass of smaller nuclei is always, the sum of the nuclei of smaller nuclei is always less than the mass of, always less than the mass of parent nuclei. Sir, can you please repeat? मतलब तुम लोग मुझसे लिखवा ही लेते हो यार, फिर मुझे लगता है मुझे ही लिख देना चाहिए, है ना? The sum of the mass of the smaller nuclei is always less than the mass of parent nuclei, जो शुरू में लिया था, है ना? Is always less than the mass of stable nuclei. This difference in mass, this difference in mass in terms of energy is called, this difference in mass in terms of energy is called, this difference in mass in terms of energy is called nuclear fission energy, is called nuclear fission. ठीक है? और न्यूक्लियर फिजन एनर्जी अपन को पता है, आप ऐसे लिखते हैं, जो डिफरेंस इन मास आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। आप बता दो कितना डिफरेंस आया, हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे, राइट? चलो दूसरा लिखते हैं अपन, एक बस डेफिनेशन है, इसमें भी अपन को इतना ही पढ़ना है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, the process in which, the process in which the smaller nuclei fused, the process in which the smaller nuclei fused, the process in which the smaller nuclei is fused to form a heavier nuclei, to form a heavier nuclei, to a heavier nuclei, is called nuclear fusion. ठीक है, right? The heavier nuclei formed, the heavier nuclei formed have slightly less mass than the parent nuclei. The heavier nuclei formed has mass slightly less than the parent nucleus, less than the parent nuclei. This difference in mass, this difference in mass is released in form of energy. This difference in mass is released in form of energy called as, called as, called as न्यूक्लियर nuclear फ्यूजन एनर्जी। fusion. ठीक है?
अब ये तो स्टार का वो सन का रिएक्शन, जो सन में हो रहा है रिएक्शन, हाइड्रोजन कंबाइन करके और वो हीलियम बना रहे हैं। रिएक्शन इन सन, सन रिएक्शन इन द सन, जो सन में रिएक्शन हो रहा है ना वो ये, राइट। फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ड्यूट्रियम को ले लेते हैं, 2 ड्यूट्रियम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हीलियम में, तब भी अपन को ये मिल जाएगा। और रेडिएशन तो होंगे ही, ड्यूट्रियम ले लो, एक ट्रिशियम ले लो, एक ड्यूट्रियम ले लो, एक ट्रिशियम ले लो, एटॉमिक नंबर से जानते हैं हम तो एलिमेंट्स को। तो इसमें भी एक हीलियम बनेगा और एक न्यूट्रॉन, पाइथन तो बन बना देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड। अब कुछ रिएक्शंस अपन, जैसे एटॉमिक बॉम्ब होता है, उसमें एटॉमिक बॉम्ब में अपन कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, बिकॉज इनको ना फ्यूज करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और वो सन में ही हो सकता है। अपने पास उतना टेम्परेचर होल्ड, अपन मैक्सिमम टेम्परेचर होल्ड कर सकते हैं ना तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा टेम्परेचर होल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए अपन को स्पेशल मतलब चाहिए मेटेरियल, अपने पास नहीं है। सर बोल। सर कुछ देर के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं ना हम? मिली सेकेंड्स के लिए तो उससे फायदा क्या, हमको प्रोसेस करना। सर मतलब कुछ सेकंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए मैंने सुना। नहीं नहीं, अपन तो ऐसे भाग, उसको फेंक के भाग जाएंगे भाई। हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे, अभी जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो ड्रॉप किया था अगस्त में, मतलब अभी अगस्त में नहीं, बहुत पहले, अब हिस्ट्री वाला मैं भूल गया, बट 7 अगस्त को था शायद। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब था जो उन्होंने ड्रॉप किया था, और वो कैसे ड्रॉप किया था, फेंक के भाग गए। मतलब पायलट का ये कहना है कि अगर मैं कुछ सेकंड्स भी वहां रहता ना तो मेरा प्लेन भी जाता, क्योंकि वहां तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ था ना। और हाइड्रोजन बॉम्ब में तो मिलता भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, तभी तो भाई हाइड्रोजन इज बेस्ट फ्यूल ना। और डिस्कवरी वगैरह में नहीं देखो, बड़ा बड़ा हाइड्रोजन के जो पहले जो प्लेन बनते थे वो बैलून टाइप का, और हाइड्रोजन ही तो होता था उसमें। इट्स अ लाइटर गैस ना, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ज्यादा आदमी उसमें बैठ के जा सकते हैं। वो पढ़ेंगे अपन गैस स्ट्रीम। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉम्ब में प्रॉब्लम ये है, अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो सब कुछ गायब हो जाता है। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल ना, अभी चल तो रहा है अपना, टाटा बना रहा ना, टाटा अडानी रिलायंस सब मिला के, सब लोग मिलके बना रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल। टैंक बनाना मुश्किल है, एक बार अगर हो गया तो एक गाड़ी ब्लास्ट, एक पूरा सोसाइटी, एक सेक्टर गायब। फिर लोगों को कुछ बम बम फेंकने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ब्लास्ट करो बस, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब ना इसमें अपन को थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखो जरा। These reactions are also called thermonuclear reactions. These reactions are also called thermonuclear reaction because the temperature required to carry out these reactions, because the temperature the temperature required to carry out these reaction is 10 to the power of 6 Kelvin. बहुत ज्यादा है।
the temperature required to carry out these reactions is 10 to the power of 6 Kelvin. So that, so to overcome the repulsion between the nuclei, electrostatic repulsion, to overcome the electrostatic repulsion between the nuclei, electrostatic repulsion between the nuclei, इनके बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए हमको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, दैट्स व्हाई देयर फॉर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें रेडियो एक्टिविटी में, और कुछ अगर पढ़ना है तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस दूंगा, वो अपन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस अपन को बताएंगे। मैं थोड़ा जल्दी से हटाता हूं उसको, पता अपन को क्या करेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, अब देखना, मैं ऐसे मतलब अपन को एक ऐसे इक्वेशन देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे। अपन को पता है अगर आप बेरिलियम शीट को ना अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करोगे तो कार्बन न्यूक्लियर बनेगा और एक न्यूट्रॉन निकलेगा। वो पता अपन को ये गैप छोड़ देंगे, ये गैप छोड़ देंगे, और अपन को ऐसे देंगे। अपन कहेंगे ठीक है, वो अगर लिखोगे ब्रैकेट में तो मुझे पता है अल्फा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और दूसरा वाला राइट हैंड साइड पे लिखना है, तो बड़ा इजी है। सर हाँ बोल। सर आप रिपीट कर सकते हो ये? अपन को पता ना ऐसे गिवन होगा, वो लिखा है इस रिएक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो। अपन कहेंगे वो लिखा है तो कंप्लीट क्या करना है, अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा पार्टिकल लिख दूंगा, न्यूट्रॉन लिखा है तो न्यूट्रॉन लिख दूंगा। 4 + 2 6 हो गया, 9 + 4 12 + 1 हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ये है, मैं यहां पर डैश लिखता हूं, और मैं यहां पर डैश लिखता हूं। अच्छा यहां पर बता देता हूं, ये है, और यहां पर डैश लिखता हूं। कंप्लीट कर सकते हो? अपन कहेंगे ऐसे लिखूंगा तो कर ही दूंगा, अब ऐसे बता दो तो फिर बच्चा ही क्या है, सब खत्म हो गया। ये लिखा होगा, कहेंगे उसको फिल कर दो तो हो ही जाएगा। पहले न्यूट्रॉन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रॉन लिखना है, पहले न्यूट्रॉन लिखा है बाद में प्रोटॉन लिखा है। लो भाई न्यूट्रॉन लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, प्रोटॉन लिखा है तो ऐसे हो जाएगा। लो हो गया। नहीं कर सकते अपन, ऐसे फिल नहीं कर सकते अगर ये लिखा होगा तो। सर क्या ब्रैकेट में हमेशा वो दिया होगा? हाँ नहीं दिया होगा तो अपन अपने आप भी कर लेंगे भाई, अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे दिया। मेरे पास सोडियम है, मैंने इसमें ऐसे किया, और मुझे ऐसे दिया। एक मिनट रुकना है, मुझे थोड़ा सा सोचने देना। सर कुछ तो गलत है लग रहा है। अबे कुछ भी नहीं, रुक तो जा, मुझे सोचने दे, इसलिए मैंने कहा। ले सर इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब ये बीटा पार्टिकल। कहां पर, इधर लिख दूं? यस सर। तो इधर क्या लिखूं? न्यूट्रॉन। हाँ फिर तो ये ज्यादा अच्छा था यार, हाँ सर। है ना? देखो यस सर।
तो यस अपन ऐसे सर। नहीं लिख सकते, अगर अपन से कहा जाए तो अपन ऐसे बना नहीं सकते, क्या कर सकते हैं अपन? हाँ सर, सर मतलब फिर हम रैंडमली ट्रायल एंड एरर वाले मेथड से करेंगे, पहले न्यूट्रॉन डालकर देखेंगे, हाँ, फिर दूसरे सर। बिल्कुल बिल्कुल वही करेंगे। हाँ, और अगर ये गिवन है तब तो अपन को कुछ करना ही नहीं। हाँ सर। अगर ये अगर गिवन है, ऑप्शंस में दिए होंगे फिर वो ऑप्शंस डाल डाल के। हाँ वो चेक कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दिस इज आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन ना, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अपन ऐसे सर कर इसमें भी चेन बन सकती है। नहीं, इसमें चेन नहीं बनेगी, एलिमेंट 1.1 के आसपास ही है ना, रेडिएटिव नहीं है ना कोई। नहीं, दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को चेन कर करके किसी अपन को नहीं आगे देंगे, वाले ऐसे ऐसे देंगे नहीं बेटा, एक ही कन्वर्जन देंगे अपन को। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसा हाँ हो बन सकता सकती है। है, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती भाई, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा लोग। बताओ सी का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो अब तुम सोचोगे यार सर ने सब कुछ तो बता रखा है, 48। एटॉमिक नंबर पूछा था मैंने, सर ने अपन को सब कुछ तो बता रखा है। राइट ना? यस सर। Yes, sir. लो बेटा, 23। ओके। पक्का? किसी को डाउट नहीं? ऐसा पूछेंगे तो अपन बता सकते हैं सब लोग, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा सर। तब, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। आज तो मैं पार्टी करने वाला हूँ पता, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के उसमें परेशान हो गया इसको पढ़ाते पढ़ाते। अब इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं किसी भी चैप्टर में, पता, अब इतना टाइम नहीं लगने वाला, याद रखना, अब नहीं लगाऊंगा मैं इतना टाइम, परेशान हो गया मैं पढ़ाते पढ़ाते। अब तो अपन फटाफट कर, अब 10 चैप्टर भी फटाफट खत्म हो जाएंगे, और अब तक ना काफी कुछ हमारा आपस में भी रिदम मतलब आ गया कि सर क्या बोलेंगे, हमें क्या समझना है, हमें क्या करना है, उस टाइप से। ठीक है ना? और अगर ऑफलाइन होता तो फिर तो मजा आता, और मजा आता, है ना? होगा होगा होगा, तो मजा आएगा। चल अपन, ये तो खत्म हो गया, अब अपना वो बता दो भाई, डाउट्स। अगर अपन लेजर बीम सेट करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है ना O2 में, मतलब ये O2 जो है वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा, और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो ऐसे हो सकता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अपन को पता है 8 होता है, 2 और 6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है, और लेजर बीम में इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना इससे, ऑक्सीजन से, ये इलेक्ट्रॉन जाके वो ऑयल ड्रॉप जो होते हैं ना उनके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो ऑयल ड्रॉप पे एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी स्टिक हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी स्टिक हो सकते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इनके ऊपर जो भी चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस होगा। ऑयल ड्रॉप पे जो भी चार्ज होगा ना वो इसका n से मल्टीप्लाई कर लो आप, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 तक हो सकता है। तो अपन ऑप्शन में ये ढूंढेंगे कि अच्छा यार इसका इंटीग्रल मल्टीपल देखो ना कौन सा है। अगर 3.2 10 की पावर -19 गिवन है वो भी आंसर है। सर 8.3 होगा। देख लेना 16 के टेबल में कौन कौन आता है। कैन एग्जिस्ट। हाँ 8.16 के टेबल में 8.3 आता है क्या? सर 16.03 है। हाँ तो सर, 0 2 मतलब 02 मल्टीप्लाई कर ले, फिर भी 3 बहुत दूर है यार।
मतलब अगर मल्टीप्लाई भी करेगा तो 5 से करेगा ना, तो 1 वो 8.1 आएगा, इट विल नॉट बी 8 पॉइंट, वो भी 0.1 आएगा। नहीं सर 8.1 ही आ रहा है। कर लेना है, ठीक है, 8.3 बहुत ज्यादा है। और यहाँ से और फिर 3.2 होगा। 3.2 होगा ना, 32 जैसे, मतलब 62 जाता है, 32 समझा ना। क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। The following statement are true about the photoelectric effect. चल देखते हैं। The maximum possible kinetic energy of the electrons, ejected electrons, is independent of the intensity of the radiations at the given frequency. सही तो है। इंटेंसिटी पे सिर्फ स्पीड डिपेंड नहीं करता। The maximum possible kinetic energy of the electron ejected will be independent of the intensity. Intensity क्या होता है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ हाँ? इंटेंसिटी Number पे of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा। समझे ना? इंटेंसिटी पे ये इसका एनर्जी बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। मैंने अच्छे से लिखवाया है, ब्रैकेट में भी लिखवाया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी के अलग अलग इलेक्ट्रॉन अगर इसको हिट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हिट करेंगे तो। बताया ना मैंने? yes sir. हाँ सर, नोट बना के लिखवाया। ठीक है बेटा, तो वो सही हो गया। तो नेक्स्ट है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज Sir. सेम फॉर ऑल मेटल। नो नो, हाउ इट इज पॉसिबल ऑल मेटल के लिए यू नॉट जीरो सेम हो जाए? दैट्स रॉन्ग। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल सर रहा वो था। सेकंड का ए कॉमा डी होगा ना? हाँ तो वही तो लिखा है। हाँ सर। सर आपने एक कॉमा बी लिखा है। मैंने तो ए कॉमा डी ही लिखा है। हाँ देखो सर, सॉरी, देखने में गलती। Sir, D गलत है ना कोई ऑप्शन? है डी वाला देख लेते हैं। अच्छा डी वाले में इसको डाउट है, अपन डी वाला देख लेते हैं एक बार। द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। सही है ना बेटा? ये डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी से आप इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, देन दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। बताओ। yes sir. और बी मैंने लिखा था, शायद वो गड़बड़ हो गया, पर मैं मतलब इसलिए तुम लोगों ने पूछा। थर्ड वाला भी पूछा। अरे वाह, तुम लोग तो यार सारे ही पूछ रहे हो। चलेगा ना? थर्ड वाला बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है a single electron orbit around the stationary nucleus with atomic number Z and E is the magnitude of electric charge। ठीक है, बताओ हमें क्या करना पड़ता है। आप कह रहे हैं ये Z हो गया चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। The hydrogen like species require this much energy to excite the electron from the second Bohr orbit to the third Bohr orbit। इतना देने के बाद तो फिर बचा ही नहीं मेरे लिए कुछ। अगर आप ये दे दोगे तो मेरे लिए बचा क्या? कुछ तो छोड़ो मेरे कैलकुलेशन के लिए। Excite the electron from the second orbit to the third orbit. Which of the following is correct? The atomic number of the species is 5। अभी बता देता हूँ। Delta E is equal to 13.6 into Z square into 1 upon N1 कितना है 4 minus 1 upon 9। मैं अभी बताता हूँ। सर वो RH वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इजी है ना, क्योंकि ये 14 इनटू हाइड्रोजन वाला। हाँ कर सकता हूँ मैं। ये कितना आएगा अपने पास? 9 minus 4 5, उधर लेके जाता हूँ 36, इधर लेके आता हूँ 5। ले चल कैलकुलेट करते हैं। 40 मतलब सर कैलकुलेट करने पे 24.984 आ रहा है।
तो 5 हो गया ना, 24. हाँ यस सर. यस सर. हो गया ना, चलो फिर तो ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, मतलब सेकंड की काइनेटिक एनर्जी चाहिए मुझे, सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ और फिर काइनेटिक एनर्जी बताओ. 13.6 into z स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, कितना आ रहा? अबे सेकंड में 4 क्यों थी? 2 स्क्वायर सर वो 2 स्क्वायर ना. कितना आ रहा? -170. The kinetic energy of the first excited state नहीं is, सॉरी 75.5. फिर एक बार चेक करो. 85. फिर एक बार चेक करो. 37.7. इसने 3 आंसर बताए, तीनों अलग बताए. पहले 170 बताया, फिर कहता 75.5, फिर कहता 37.5. ये भाई तेरे पास सामने ऐसे लिखा हुआ है ये सब. आया? तो एनर्जी ऑफ द शेल -85 आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 85. Yes sir. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना. हाँ सर वही है -170. ठीक है, Yes सर sir. ये जो एनर्जी आएगी एनर्जी उसको 2 से, हैं? सर वो 2 स्क्वायर होगा ना. फिर लिख दिया मैंने, वो आंसर सीधे लिखने की आदत है ना, आंसर लिखो. 2 आ गया. सर नहीं, अरे ये 3 होगा यार. हाँ, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना. सेकंड स्टेट दिया है. हाँ? सेकंड स्टेट दिया है. तो लिखा है एक्साइटेड इससे. नहीं. सेकंड एक्साइटेड स्टेट. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा. तो 3 बराबर है ना. The potential energy in the second state is, अरे यार वो गलत है. सर वो n रुको, is equal सेकंड स्टेट तो ये होगा, वो सेकंड एक्साइटेड तो स्टेट हो one. जाएगा. तो अपन को सेकंड Yes. स्टेट में बताना है, तो टोटल एनर्जी अपन ने कैलकुलेट कर लिया. 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी बता दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -170 आएगा. हाँ सर. बिल्कुल. और लास्ट वाला फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द स्पीसीज, मतलब इससे इसमें जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए. फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कर लेंगे, कर लेंगे. ये लो, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब 1 स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 2 स्क्वायर. 2 ये ले, आ गया. square. अब आज यहीं रुक जाए, अपन नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे.